सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एएसओ पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली रामबाण की रेलवे जीके की बुक में। इस बुक में टीसीएस द्वारा टोटल 17,000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस का कंपाइलेशन दिया गया है। इस बुक का कंटेंट 2015 से लेकर 2024 तक पूछे गए सारे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है, जो थ्योरी चैप्टर वाइज वन लाइनर और एमसीक्यू फॉर्म में दिया गया है। इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं प्राचीन इतिहास को, जिसमें हम पाषाण युग और सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, प्राचीन भारतीय वास्तुकला, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। तो इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास को कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले चैनल पे इस बुक्स की टॉप रिपीटेड क्वेश्चंस की वीडियो पड़ी है और मध्यकालीन इतिहास की वीडियो है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं और उसका पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, भीमबेटका के शैलाश्रय प्रसिद्ध हैं, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है भीमबेटका में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं आदमगढ़ से। अगला क्वेश्चन है, मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के ऐतिहासिक काल का कालानुक्रम है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन दिया है, पत्थर की बनी हुई नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज पाई गई थी हड़प्पा से। हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है धौलावीरा। सिंधु सभ्यता के किस स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? धौलावीरा में मिले हैं। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा स्थित गुजरात राज्य में स्थित है। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था? सर मोर्टिन व्हीलर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई प्रख्यात ने पदभार संभाला भारतीय पुरातत्विक द्वारा की गई थी आरडी बनर्जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के कितने वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई 3000 ईसा पूर्व के से वर्ष पुरानी है। अगला क्वेश्चन है, का विकास 5000 बीसी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम कहते हैं पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग कितने वर्षों से अस्तित्व में आई थी? 2500 ईसा पूर्व से। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता है कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे कांस्य। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ मुर्दों का टीला किस भाषा में है? सिंधी भाषा में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। नेक्स्ट है, जर्मनी और इटली के पुरातात्विदों ने एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था 1980 में। तो यहां पे कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे, तो इन्हें कवर कर लेते हैं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1957-58 में। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप प्राप्त किए जाते थे नागेश्वर से। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? रोपड़। हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। रिट्रेटाइट। अगला है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ा हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता से। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार
एक विशाल स्नानागार किस आकार का था? तो यह आयताकार टैंक था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? रावी नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंधु के किनारे। हड़प्पा सभ्यता का शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। चनहुदड़ो। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? हड़प्पा को। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहां पे वन लाइनर क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहां से प्राप्त किए जाते थे? ऑप्शन सी, नागेश्वर से। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोपड़। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पाषाण युग यानी स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन हो जाएगा सी, ताम्र पाषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3000 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, डैश का विकास 5000 बीसी ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू अस्तित्व में आई थी। ऑप्शन नंबर ए, 2500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ऑप्शन नंबर सी, ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता है, आंसर हो जाएगा डी, कांस्य युगीन सभ्यता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क करिएगा। सिंधु सभ्यता के लोग क्या बनाने के लिए तांबे और टिन का प्रयोग करते थे? टिन का मिश्रण यूज करते थे। ऑप्शन नंबर बी, कांस्य को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, आजमगढ़। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ मुर्दे का टीला किस भाषा में है? ऑप्शन डी, सिंधी भाषा में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से किन भगवान की पूजा नहीं करते थे? यानी हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवानों में से किसकी पूजा नहीं करते थे? ऑप्शन नंबर बी, विष्णु की पूजा नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की पूजा करते थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पशुपति की। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता से। तो यहां पर कुछ क्विक रिमाइंडर पॉइंट है, उन्हें भी हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। पाषाण युग से संबंधित है। पाषाण युग, जिसे अंग्रेजी में स्टोन एज कहा जाता है, मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह युग पत्थरों के उपयोग से जुड़ा है और मानव जीवन के प्रारंभिक चरण को दर्शाता है। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण यानी पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण मेसोलिथिक और नवपाषाण नियोलिथिक। पुरापाषाण काल में मानव ने पहली बार पत्थर के औजारों का उपयोग किया। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ और नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिलता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क करिएगा। भीमबेटका गुफाएं शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला है, मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। बुर्जहोम से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ताम्रपाषाण युग को चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला दिया है पुरापाषाण काल यानी पैलियोथिक एज।
इस युग में मानव अपनी सभी आवश्यकताओं को पत्थरों के उपकरणों से पूरा करते थे। आग को जलाने की जानकारी इस युग में मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। लोग गुफाओं में रहते थे और शिकार करते थे। यह युग लगभग 5 लाख साल पूर्व से 12,000 साल पहले तक था। उसके बाद अगला जो युग आएगा वो आएगा मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज। इस युग में औजारों की गुणवत्ता में सुधार हुआ और लोग छोटे समुद्र तटों पर बसने लगे। यह युग लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यह संबंधित है नौ पाषाण काल से यानी नियोलिथिक एज से। इस युग में लोग खेती करने लगे और धान, गेहूं और अन्य फसलें उगाने लगे। यह युग लगभग 10,000 साल पहले से 2500 साल पहले तक था। सिंधु घाटी सभ्यता पृष्ठभूमि और खोज के बारे में जानकारी दी है। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में फली फूली। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा रावी नदी के किनारे खोजा गया पहला शहर हड़प्पा था। इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है, मार्क करिएगा। एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो, जिसे मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, जो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में सिंधु नदी के पास है। इन खंडहरों को 1980 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। भौगोलिक विस्तार की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित एक विशाल क्षेत्र शामिल था। यह पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। यह सभ्यता अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान भी पहुंची थी। विशेष रूप से पाकिस्तान के मेहरगढ़ में पूर्व हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती का पहला प्रमाण मिला। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सांस्कृतिक विशेषताएं क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन के साथ 4 सबसे बड़ी प्राचीन सभ्यताओं में से एक था। इसके प्रमुख शहरों जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो ने ग्रिड लेआउट और परिष्कृत जल निकासी प्रणालियों सहित उन्नत शहर नियोजन का प्रदर्शन किया। सभ्यता में तांबा, कांस्य, सीसा और टिन का उपयोग करके धातु विज्ञान का अभ्यास किया जाता था। व्यापार और वाणिज्य के लिए मानकीकृत बाट और माप का उपयोग किया जाता था। नगर योजना और वास्तुकला की बात की जाए तो शहर में बहुमंजिला ईंट के घर, सार्वजनिक स्नानागार जैसे मोहनजोदारो में महान स्नानागार और सुव्यवस्थित सड़कें थीं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी भी अनसुलझी है, जिससे उनकी भाषा और साहित्य को समझना चुनौतीपूर्ण हो गया है। गिरावट और विरासत। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों को पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन इसमें जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी और संभावित आक्रमण शामिल हो सकते हैं। अपने अंततः पतन के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता ने प्राचीन दुनिया में शहरी संस्कृति, प्रौद्योगिकी और व्यापार के मामले में एक स्थायी विरासत छोड़ी। हड़प्पा वर्तमान पंजाब, पाकिस्तान में स्थित या खुदाई किए जाने वाला पहले स्थलों में से एक था। यहां से अन्न भंडार, अनाज भंडारण के उपयोग की जाने वाली बड़ी अच्छी तरह से निर्मित संरचनाएं जो उन्नत कृषि पद्धतियों का संकेत देती हैं। सील छापें, शिलालेखों वाली हजारों मोहरें मिली जो लेखन के एक रूप या प्रतीकों की प्रणाली का सुझाव देती हैं। शहरी नियोजन, सुनियोजित सड़कें, जल निकासी प्रणालियां और मानकीकृत ईंटों के आकार एक परिष्कृत शहरी सभ्यता का संकेत देते हैं। मोहनजोदारो पाकिस्तान के सिंध में स्थित महान स्नानागार और उन्नत शहरी नियोजन के लिए जाना जाता है। महान स्नानागार उन्नत जल निकासी प्रणाली वाला एक बड़ा सार्वजनिक स्नान क्षेत्र, संभवतः धार्मिक या अनुष्ठानिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, यानी अगली लाइन है, महान अन्न भंडार माना जाता है कि एक विशाल संरचना का उपयोग अनाज भंडारण के लिए किया जाता था। कांस्य मूर्तियां, कलात्मक और धातु कर्म कौशल का प्रदर्शन करने वाली नाचती हुई लड़कियों की मूर्तियां और कांस्य प्रतिमाएं सहित कलाकृतियां। धौलावीरा भारत के गुजरात में स्थित अपनी अनूठी जल संचयन प्रणाली और
शहर नियोजन के लिए जाना जाता है। जल प्रबंधन प्रणाली जलाशयों, बांधों और नहरों का परिष्कृत नेटवर्क जो उन्नत हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का संकेत देता है। किलेबंद क्षेत्र माना जाता है कि शहर के भीतर एक किलेबंद क्षेत्र में प्रशासनिक और धार्मिक इमारतें थी। लिपि की बात की जाए, प्राचीन सिंधु लिपि में शिलालेखों वाला एक बड़ा लिपि जो उनकी लेखन प्रणाली में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। राखी गढ़ी, जो कि भारत के हरियाणा में खोजे गए सबसे बड़े स्थलों में से एक है। लोथल भारत के गुजरात में एक प्राचीन बंदरगाह शहर है। गोदी घर नौगम्य चैनल से जुड़े बेसिन वाला एक उल्लेखनीय गोदी यार्ड जो समुद्री व्यापार और वाणिज्य का सुझाव देता है। मनका फैक्ट्री मनका बनाने की कार्यशालाओं के साक्ष्य एवं संपन्न शिल्प उद्योग का संकेत देते हैं। चावल की भूसी की छाप चावल की खेती के संकेत कृषि पद्धतियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। कालीबंगन भारत के राजस्थान में स्थित अग्निवेदी और बूस्ट्रोफेडन शैली के लेखन के लिए जाना जाता है। अग्निवेदी औपचारिक मंचों वाली एक चौकोर अग्निवेदी जो अनुष्ठानिक प्रथाओं या धार्मिक समारोहों का सुझाव देती है। ग्रिड पैटर्न वाला टाउन लेआउट ग्रिड पैटर्न में व्यवस्थित सड़कें और संरचनाएं जो शहरी नियोजन को दर्शाती हैं। जुते हुए खेत प्रारंभिक जुताई वाली कृषि के साक्ष्य खेती की तकनीकों को समझ का संकेत देते हैं। बनावली यानी बनवाली भारत के हरियाणा में स्थित अपनी रेडियल सड़कों और खिलौनों हलों के लिए जाना जाता है। सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल हैं, इन्हें देख लेते हैं। हड़प्पा, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के मोंटेगोमरी पंजाब पाकिस्तान में की थी। मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में सिंधु लरकाना जिला जो कि प्रांत सिंध पाकिस्तान में स्थित है पर यहां पर की थी। सुतकांगे दौर R.L. स्टैलिन 1927 में दश्क नदी के किनारे बलूचिस्तान पाकिस्तान में। चंद हुदड़ो गोपाल मजूमदार 1931 में सिंधु नदी के किनारे सिंध पाकिस्तान में। कालीबंगा B.K. थापर व अमलानंद घोष 1953 में घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ राजस्थान में। कोट दीजी फजल अहमद 1955 में सिंधु नदी के किनारे खैरपुर सिंध पाकिस्तान में। रंगपुर रंगनाथ राव द्वारा 1953 में सिंधु नदी के किनारे काठियावाड़ गुजरात में। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1953 में सतलज नदी के किनारे रोपड़ पंजाब में। लोथल S.R. राव द्वारा 1957 में भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1958 में हिंडन नदी के किनारे मेरठ उत्तर प्रदेश में। बनवाली R.S. बिष्ट द्वारा 1973 में घग्गर नदी के किनारे हिसार हरियाणा में। धौलावीरा R.S. बिष्ट द्वारा 1990 में मानसार नदी के किनारे कक्ष गुजरात में। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम आपको PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। अगले चैप्टर की ओर चलते हैं, चैप्टर 2, जिसका संबंध वैदिक सभ्यता और महाजनपद से है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अप्रामाणिक वल्खिल्य भजन शामिल है 1028। डैश में संगीत से संबंधित ज्ञान सहित है सामवेद में। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है मुंडकोपनिषद। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है जिसमें 10,600 ऋचाओं के साथ कितने सूक्तों के 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है 1028 सूक्त। किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? ऋग्वेद में। 4 वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के चरण निर्धारित किए गए 4 वेदों में से वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद में जाना जाता था जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल है यजुर्वेद में।
अगला क्वेश्चन है उपनिषद शब्द में उपशब्द दर्शाता है निकटता को। ऋग्वेद के स्रोतों को किसके रूप में भी जाना जाता है? सूक्त के रूप में। वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गौत का योग कहा जाता है सामवेद को। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। बदी का अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है निरुक्त। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध है युद्ध कौशल से। इनको इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रातिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। बिंबिसार शासक था मगध का। मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजगीर। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में महाजनपद बन गए थे 16। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? कोसल। प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस दिए हैं। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है? उपनिषद के। अगला क्वेश्चन है हिंदू धर्म में निम्नलिखित में से किस देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन का दाता माना जाता है? ऑप्शन डी सोम को। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा निम्नलिखित में से कौन सी है? वैशेषिक दर्शन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे कर्म कांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सी यजुर्वेद को। अगला क्वेश्चन है यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? ऑप्शन नंबर बी 2 शाखाएं हैं। अगला है वैदिक अंगों के अनुसार संग्रहणी का कार्य निम्नलिखित में से क्या था? ऑप्शन नंबर सी कोषाध्यक्ष, खजांची का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू धर्म में निम्नलिखित में से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? ऑप्शन सी ब्रह्मा को। ऐतरेय उपनिषद निम्नलिखित में से किस वेद के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिनमें अप्रामाणिक वल्खिल्य भजन शामिल है? ऑप्शन नंबर बी 1028। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 1028 मंत्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? ऑप्शन नंबर ए अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए सामवेद में। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर सी बलिदान। क्विक रिमाइंडर पॉइंट्स को देख लेते हैं। वैदिक काल से संबंधित जो लाइनें हैं। कालानुक्रम वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। भूगोल इसका यह मुख्य रूप से उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में फैला था जिसका केंद्र गंगा के मैदानों में था। साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे तो वैदिक ज्ञान और परंपराएं मौखिक रूप से संरक्षित की गई थी और बाद में संस्कृत भाषा में वेदों के रूप में लिखी गई। समाज इस काल में जनजातीय से कृषि समुदायों में स्थायी बसावट की ओर परिवर्तन हुआ और आर्य संस्कृति का विस्तार हुआ। राजनीतिक संगठन प्रारंभिक वैदिक समाज अर्ध खानाबदोश और जनजातीय था, जबकि बाद के वैदिक काल में अधिक स्थायी जीवन और कृषि और पशुपालन का महत्व बढ़ा। धर्म की बात करेंगे। प्रारंभिक वैदिक धर्म प्रकृति पूजा था जिसमें इंद्र और अग्नि जैसे देवता प्रमुख थे। बाद में यह अनुष्ठानिक ब्राह्मणवाद में विकसित हुआ। अर्थव्यवस्था की बात करें। अर्थव्यवस्था प्रारंभिक वैदिक काल में मुख्य रूप से पशुपालन पर आधारित थी जो बाद में कृषि की ओर बढ़ी। भाषा वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। वेदों की संख्या टोटल 4 वेद हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जिसमें 1028 सूक्त और 10 मंडल हैं। यह मुख्य रूप से वैदिक देवी देवताओं को समर्पित स्तुतियों का संग्रह है। सामवेद यह गीतों और छंदों का वेद है जो भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य परंपरा के केंद्र में है। इसके अधिकांश वर्सेस ऋग्वेद से लिए गए हैं। यजुर्वेद अनुष्ठानों की पुस्तक के रूप में जाना जाता है। इसमें हिंदू अनुष्ठानों और बलिदानों में उपयोग किए जाने वाले गद्य मंत्र और वर्सेस शामिल हैं। अथर्ववेद इसमें मंत्र, जादू और टोने टोटके शामिल हैं जो अनुष्ठानिक यजुर्वेद के दायरे से बाहर हैं और इसमें अधिक
विविध विषय जैसे कि चिकित्सा और जादू शामिल हैं। भाषा, सभी वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। कालानुक्रम, वेदों की रचना 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच की गई है, जो वैदिक काल के दौरान हुई थी। वेदों के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, वेदों का विभाजन, प्रत्येक वेद को 4 भागों में विभाजित किया गया है। संहिताएं, जिसमें मंत्र और आशीर्वाद है। ब्राह्मण, अनुष्ठानों पर टिप्पणियां। आरण्यक, अनुष्ठानों और यज्ञों पर पाठ। और उपनिषद, ध्यान, दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान पर चर्चा। वेदों का महत्व, वे शास्त्रीय हिंदू धर्म की आधारशिला है, जो वैदिक धर्म की विचारधाराओं और अनुष्ठानों को संकलित करते हैं। महाजनपदों का इतिहास और महत्व। महाजनपद शब्द का अर्थ है ऐसा भूखंड जहां जन अथवा लोग बसे हो। ये बड़ी राजनीतिक भौगोलिक इकाइयां थी जो वैदिक युग के बाद समय में उभरी। शहरीकरण, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में नगरीकरण की दूसरी प्रक्रिया प्रारंभ हुई और इसी समय बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। 16 महाजनपद, बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। ये थे काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदि, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। महाजनपद और उनकी राजधानी और भौगोलिक स्थिति। अंग की राजधानी चंपा वर्तमान में भागलपुर, मुंगेर के आसपास का क्षेत्र। यह क्षेत्र पूर्वी बिहार के आसपास का है। मगध, जिसकी राजधानी राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, वर्तमान में पटना या गया, मगध के आसपास का क्षेत्र, मध्य दक्षिणी बिहार। काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी, आधुनिक बनारस, उत्तर प्रदेश में। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। वज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह, मिथिला, दरभंगा, मधुबनी के आसपास का क्षेत्र, बिहार। कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती, अयोध्या, फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में। महाजनपदों के बारे में उनके शासकों के महत्वपूर्ण बिंदु और तथ्य निम्नलिखित हैं। 16 महाजनपद भारत के 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक मौजूद रहे। ये प्राचीन भारतीय राज्य थे। ये शक्तिशाली और समृद्ध राज्य भारत के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में फैले थे। इनकी अपनी विशेष संस्कृति, भाषा और रीति रिवाज थी। इनके प्रशासन, व्यापार और युद्ध के प्रगतिशील प्रणालियों के लिए भी जाना जाता था। शासकों की जानकारी जो हमें मिलती है मगध के बारे में, ये महाजनपद में महत्वपूर्ण शासकों में से कुछ है। बिंबिसार, मगध के प्रमुख शासकों में एक। अजातशत्रु, बिंबिसार के पुत्र और मगध के शासक। अवंती, महत्वपूर्ण शासक। प्रद्योत, अवंती के शासक। कौशल, महत्वपूर्ण शासक। प्रसेनजित, कौशल के शासक। वत्स, महत्वपूर्ण शासक। उदयन, वत्स के शासक। बाद में ये सभी मगध के हिस्से बन गए या मगध के हिस्से में शामिल हो गए। वैदिक सभ्यता, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसी की उपासना था, प्रकृति की। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया? वरुण को। अगला है ऋग्वेद में अघन्य, जिसका वध योग्य नहीं है, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? गाय के लिए। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आया? भगवानपुर। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? मैत्रायणी संहिता। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी? इंद्र। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह
माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम रहुगुण। पतंजलि कौन था? पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार, अष्टाध्यायी का। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तिलक ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किसी क्षेत्र से संबंधित है, ईरान से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। तीन क्रमों पगों में तीन लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? विष्णु को। वैदिक युग में यव कहा जाता था जौ को। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी। इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्व वेद में। आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों में वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। जल या समुद्र का देवता कौन थे? वरुण। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। एशिया माइनर स्थित बोजार्ज कोई का महत्व इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य को उल्लेख मिलता है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? पुरुषली तट पर। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है बादरायण। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है उलूक कडद। अस्तोमा सद्गमय कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन में प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? यजुर्वेद में। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यायों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा। वैदिक नदी कुभा। काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकय के। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? वैदिक काल में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। चैप्टर नंबर 3 जो हम डिस्कस करेंगे इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस शहर में हुई थी? बोध गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था जिसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिएगा इसे। अगला क्वेश्चन है,
त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है बौद्ध धर्म का। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति तेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है कालशोक। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। तेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो किसका हिस्सा है? यह भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। यह सुत्त पिटक का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, तीन पिटकों में से अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? दार्शनिक मामलों से। अगला है, माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक त्रिपिटक स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। प्राग बोधि। त्रिपिटक का पवित्र ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। बुद्ध के उपदेशों में से अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है आदित्य पर्याय सुत्त। जातक कथाएं संबंधित है बौद्ध धर्म से। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? अश्वघोष ने। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। विनय पिटक। स्तूप बनाए गए थे पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? साल के वृक्ष के नीचे। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की नींव महान सच्चाइयों एवं अंगीय पथ पर आधारित है। 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित है। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जुआन जांग चीनी विद्वान रहा। बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? बिहार में। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की किस भाषा का प्रयोग किया था? पाली भाषा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। अगला क्वेश्चन है, जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? बुद्ध के जीवन का। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी में। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मां का नाम माया देवी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ होते हैं बौद्ध धर्म में। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। अजंता गुफाओं की चित्रकला भारत में किस धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है? बौद्ध धर्म। अजंता गुफाओं की चित्रकारी दर्शाती है जातक कथाएं। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर को समर्पित है भगवान ऋषभ देव को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण करवाया था राजा नंदीवर्धन ने। जैन धर्म में तीर्थंकर को कहते हैं धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे किसके रूप में जाना जाता है? निर्वाण के रूप में। आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है सूत्र कारतार्ग सूत्र। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? ऋषभनाथ को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। वर्धमान महावीर जैन धर्म के तीर्थंकर थे 24वें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर है ऋषभनाथ। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है, अर्थ गैर अधिग्रहण है, अपरिग्रह, वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। महावीर। स्वामी महावीर का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। भगवान महावीर का मूल नाम है वर्धमान। जैन मठ संस्थानों को कहा जाता है बसादिश।
महावीर तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। 24वें, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह कौन से नंबर के जैन तीर्थंकर बने? 23वें नंबर के। तो यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गढ़ से था? ऑप्शन सी, शाक्यगढ़ से। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन सी, त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बिहार। ऑप्शन नंबर बी, बिहार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान निम्नलिखित में से कहां प्राप्त किया था? ऑप्शन नंबर डी, बोध गया में। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट है, हीनयान और महायान निम्नलिखित में से किस धर्म के पथ है? ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। सिंह चतुर्मुख स्तंभ निम्नलिखित में से कहां स्थित है? ऑप्शन बी, सारनाथ में। बोधिसत्व की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, महायान बौद्ध धर्म से। विनय और सुत्त पिटक निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध के। त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म उपनिषद। ये गलत है। तो यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया है, वन लाइन और एमसीक्यू। क्विक रिमाइंडर पॉइंट्स को हम देख लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म से संबंधित जो पॉइंट्स दिए हैं, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ का जन्म काशी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व हुआ था। महावीर के बारे में देख लेते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में क्षत्रिय सरदार सिद्धार्थ के घर हुआ। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद महावीर को 42वें वर्ष ऋजुपालिका नदी के तट पर जाम्बिक नामक ग्राम में एक साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैन संगीति। प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के समय 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूल भद्र की अध्यक्षता में हुई। प्रथम जैन संगीति यानी सभा में जैन धर्म का 2 भागों में विभाजन हो गया। श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर जो नग्नावस्था में रहते हैं। द्वितीय जैन सभा, इसका आयोजन कलिंग राजा खारवेल के शासनकाल में सुपर्वत विजय चक्र कलिंग उड़ीसा नामक स्थान पर हुआ। इस सभा में 12 अंगों का संकलन हुआ। तृतीय जैन सभा, इसका आयोजन 100 ईसा पूर्व में वैन्य नदी के किनारे वेणकटतीपुर नामक स्थान जो आंध्र प्रदेश में है पर हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आचार्य अहर्त वर्ली ने की थी। इस जनसभा में अंगों का विवेचन किया गया था। बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं। बौद्ध धर्म नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। 2001 की जनगणना के अनुसार नेपाल के 10.74% लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। बौद्ध तीर्थ दांत मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय ने भारत में धार्मिक अशांति देखी किस शताब्दी? ईसा पूर्व में 6ठी शताब्दी। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया।
बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? बिहार में। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में आम लोगों की भाषा का प्रयोग किया, पाली भाषा। जातक कथाओं में इनके जन्म और जीवन का वर्णन मिलता है गौतम बुद्ध की। त्रिपिटक उपदेश किस धर्म का सबसे पहला संग्रह है? बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। जातक कथाओं से संबंधित है बौद्ध धर्म। भारत के किस राज्य में हम कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाओं को पा सकते हैं? महाराष्ट्र। बौद्ध संरक्षणा धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ में। बोधिसत्व की अवधारणा किससे जुड़ी है? महायान बौद्ध धर्म से। विनय और सुत्त पिटक किसकी शिक्षाओं के संकलन है? गौतम बुद्ध के। तीसरी बौद्ध परिषद किसके द्वारा आयोजित की गई थी? अशोक के द्वारा। हीनयान और महायान किस धर्म के संप्रदाय हैं? बौद्ध धर्म। प्रथम बौद्ध परिषद, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में 483 बीसी में हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में 383 बीसी। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र 251 बीसी में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर की प्रथम शताब्दी। पांचवी बौद्ध संगीति उज्जैन में 172 ईडी में हुई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने दो चीजों को पढ़ा है, एक बौद्ध और एक जैन धर्म से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और प्रीवियस ईयर और क्विक रिमाइंडर पॉइंट्स हमने कर लिया है। अगले चैप्टर की ओर चलेंगे जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका संबंध मौर्य वंश से है। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों जैसे श्रीलंका पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को सार्थक बना सके। धर्म प्रचार में उनके पुत्र एवं पुत्री भी शामिल थे। पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे सातवाहन वंश के। कनिष्क वंश से संबंधित थे, कुषाण वंश से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर थे जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे, कनिष्क। ईसा पूर्व शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। पहली, उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा ने लिखा था, खारवेल। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी राजगृह। लौरिया नंदगढ़ स्तंभ में स्थित है, चंपारण। मौर्य सम्राट ने लगभग 287 से 268 से 231 ईसा पूर्व के अपने शासन काल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का पितामह थे चंद्रगुप्त मौर्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है, गिरनार। लगभग 260 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था अशोक के अधिकांश शिलालेख में किस भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे, प्राकृत भाषा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासन के दौरान किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था, सुवर्णगिरी। सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, यूनानी। मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख से बना था, बलुआ पत्थर के। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले किस नदी को पार किया था, सिंधु नदी को पार किया था। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक सांची स्तूप। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है,
सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धमेक स्तूप का निर्माण किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था? मौर्य। बौद्ध संरचना सम्यक स्तूप कहाँ पर है? सारनाथ में। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? अशोक के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक मांड देव रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश का शासनकाल के दौरान इसे कहा जाता था उत्तरापथ। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और वे एक स्थिर घित एवं शांतिप्रिय सम्राट और किस धर्म के अनुयायी बने? बौद्ध धर्म के। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे विष्णुगुप्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। इन्हें ही हम चाणक्य के नाम से या इन्हें ही हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं। उदयन ने मगध की राजधानी की शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की राजगीर। किस पुस्तक को मेगास्थनीज ने लिखी? इंडिका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? ब्राह्मी। किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभाग के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया था? कौटिल्य। किसने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की? अशोक ने। संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे अशोक। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। ओडिशा में। अशोक ने किसके युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया? कलिंग युद्ध के बाद। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था? बिंदुसार। सम्राट अशोक किसका पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था? बिंदुसार। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। 14 अशोक महान किससे संबंधित थे? मौर्य वंश से। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा इसे। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? यूनान से। राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है चंद्रगुप्त मौर्य। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख निम्नलिखित में से किस भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे? ऑप्शन नंबर सी प्राकृत। मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? ऑप्शन नंबर ए सुवर्णगिरी। सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में निम्नलिखित में से किसने भेजा था? ऑप्शन सी यूनानी ने। मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख निम्नलिखित में से किससे बना था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बलुआ पत्थर। अगला क्वेश्चन है, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? ऑप्शन सी सिंधु नदी। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्मारक है? ऑप्शन नंबर बी सांची स्तूप। सांची के स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? ऑप्शन बी अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? ऑप्शन ए यूनान से।
सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों द्वारा रख रखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर सी, रज्जुक। अगला क्वेश्चन है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको मेरा कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है, किसी भी तरीके से आपकी हेल्प हो पा रही मेरी वीडियोस के थ्रू, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा और जितनी भी वीडियोस आती हैं उन सभी का पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगा, तो उससे भी ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि छोटे मोटे अपडेट आपको टेलीग्राम पे दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? ऑप्शन नंबर ए, शुंग वंश। अगला है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन सी, बृहद्रथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। कुछ क्विक रिमाइंडर पॉइंट्स हैं, इन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। मौर्य वंश भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजवंश था जो 322 ईस्वी से 185 ईसा पूर्व के बीच प्रभुत्व करता रहा। यह वंश चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री आचार्य चाणक्य के द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, वर्तमान समय का पटना, बिहार थी। मौर्य वंश में 9 प्रमुख राजा जिनका शासनकाल इस प्रकार है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 से 298 ईसा पूर्व, वंश के संस्थापक और पहले सम्राट थे। उन्होंने नंद वंश को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने मगध को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उत्तर पश्चिमी भारत में अलेक्जेंडर के छोड़े गए सत्रपों को भी अपने अधीन किया। सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध के बाद उन्होंने एक विवाह संधि के माध्यम से हेलेना से विवाह करके शांति स्थापित की और अपने साम्राज्य को हिंदू कुश पर्वत तक फैलाया। गुजरात में सुदर्शन झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी। बिंदुसार 298 से 272 ईसा पूर्व, चंद्रगुप्त के पुत्र और उत्तराधिकारी बिंदुसार ने अपने पिता चंद्रगुप्त के विजयी साम्राज्य का विस्तार जारी रखा और दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य को फैलाया। उन्होंने मौर्य साम्राज्य को और अधिक संगठित और सुदृढ़ बनाया। अशोक की बात करें, 268 से 232 ईसा पूर्व, यह बिंदुसार के पुत्र जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक को देव नाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। अशोक ने अपने पिता और दादा के विजयी साम्राज्य को और भी विस्तार दिया और भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग पूरे हिस्से पर शासन किया। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा के सिद्धांत को अपनाते हुए शांति और धर्म का प्रसार किया। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। सम्राट अशोक के ही समय में 23 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। उन्होंने कई स्तंभ खड़े कर दिए जो आज भी नेपाल में उनके जन्म स्थल लुम्बिनी में माया देवी मंदिर के पास सारनाथ, बौद्ध मंदिर, बोधगया, कुशीनगर एवं आदि श्रीलंका, थाईलैंड, चीन, इन देशों में आज भी अशोक स्तंभ के रूप में देखे जा सकते हैं। दशरथ मौर्य 234 से 224 ईसा पूर्व, अशोक के पुत्र संप्रीति 224 से 215 ईसा पूर्व, दशरथ के उत्तराधिकारी शालिशुंग 215 से 202 ईसा पूर्व, संप्रीति के उत्तराधिकारी देववर्मन 202 से 195, शालिशुंग के उत्तराधिकारी सद्धन्वा 195 से 187, देववर्मन के उत्तराधिकारी बृहदत्त 187 से 185 वंश के अंतिम सम्राट। इंपॉर्टेंट है ये। नंबर 5 संबंधित है गुप्त वंश और अन्य वंश से। तो पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, हमें किसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है? समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया आर्यभट्ट ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है वराह मिहिर। भारत के नेपोलियन को किस नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त। प्राचीन भारत इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम प्रभावती गुप्त। विक्रमादित्य प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है चंद्रगुप्त का।
सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत किसकी कृति है? कालिदास की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। प्रशस्ति में किसके शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी? गुप्त वंश के शासकों ने। गुप्त साम्राज्य के राजाओं में से एक अच्छा वीणा वादक भी था समुद्रगुप्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य, चौथी शताब्दी। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना भारतीय शासक ने की थी, कुमारगुप्त ने। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? समुद्रगुप्त ने। अगला क्वेश्चन, चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने किसमें एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित किया था? मगध में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर की पाटलिपुत्र नगर गुप्त वंश की राजधानी थी? यानी गुप्त वंश की राजधानी कौन सा नगर था? पाटलिपुत्र। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे श्रीगुप्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो आंसर होगा श्रीगुप्त। अगला है, गुप्त काल के दौरान चीन के यात्री ने भारत का भ्रमण किया? फाहियान ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का कितनी ईस्वी में गुजरात तक विस्तार किया था? 390 ईस्वी में। होयसल साम्राज्य की राजधानी थी द्वार समुद्रम। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा सिंह विष्णु किस वंश के शासक थे? पल्लव वंश के। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक किस वंश से संबंधित थे? चालुक्य वंश से। पुलकेशिन द्वितीय राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था चालुक्य वंश का। 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी बनी। पल्लव वंश के राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे, महेंद्र वर्मन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। अगला क्वेश्चन है, चोल राजवंश के अंतिम शासक थे राजेंद्र चोल तृतीय। चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी, राजा राज। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था, राजेंद्र चोल ने। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई थी? तमिल भाषा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल शिलालेख से उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? शाला भोग। नेक्स्ट है, राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किया था, चोल राजवंश ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरै। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। किसने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन की और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की? पांड्यों ने। पूर्व चोल राजाओं में से कौन सबसे महान माना जाता है? करिकाल। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था, पुलकेशिन द्वितीय ने। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किस स्थान पर या किन राज्यों पर शासन किया था? तमिलनाडु और केरल। हर्षवर्धन किससे संबंधित थे? पुष्यभूति वंश से। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है, हर्ष की। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था जुआंग, जिसे वेन सांग के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के। एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्षों की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, ह्वेनसांग। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने कहां पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया? कन्नौज पर। चीनी यात्री नालंदा आया तथा छात्र और शिक्षकों दोनों के रूप में रहा ह्वेनसांग। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? राजा हर्षवर्धन के। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास
किसका प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में जाना जाता है, यानी किसका प्रभुत्व हुआ, तो राजपूतों का प्रभुत्व हुआ। नेक्स्ट इज चीनी यात्री इत्सिंग ने 3 वर्ष रुककर संस्कृत सीखा था, ताम्रलिप्त। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन नंबर डी, पुष्यभूति वंश। अगला है, रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की निम्नलिखित में से किस पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्ष। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत निम्नलिखित में से कौन आया था? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, जुआन जांग, जिन्हें वेन सांग के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन बी, बाणभट्ट। संगम साहित्य की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में हुई थी? ऑप्शन नंबर डी, तमिल भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल शिलालेख के अनुसार गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर सी, साला भोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार गुप्त। बिंबिसार गुप्त गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? ऑप्शन नंबर बी, पाहियान। क्विक रिमाइंडर पॉइंट्स को भी हम देख लेते हैं। तो गुप्त वंश से संबंधित फैक्ट दिए गए हैं। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त द्वारा 4वीं शताब्दी ईस्वी में की गई थी। प्रमुख शासक की बात करें, श्रीगुप्त ये वंश के संस्थापक थे। घटोत्कच श्रीगुप्त का पुत्र, चंद्रगुप्त प्रथम जिनका कार्यकाल 320 से 335 यानी इस समय तक इन्होंने शासन किया था। गुप्त वंश का तीसरा शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, ये इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त प्रथम, इनके बारे में फैक्ट याद रखिएगा। समुद्रगुप्त, इनका समय 335 से 375 ईस्वी तक था। महान योद्धा और भारत का नेपोलियन कहलाया। उसकी विजय अभियानों को प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय, 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है। उसने शक संवत को पराजित कर पश्चिमी भारत पर अधिकार, यानी उसने शकों पर, ये शक संवत यहाँ गलत लिखा हुआ है, शकों पर विजय पाई थी। उन्होंने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। उनके दरबार में 9 रत्न, जिसमें कालिदास, वराहमिहिर और आर्यभट्ट शामिल थे। कुमारगुप्त प्रथम, इनका शासनकाल 415 से 455 ईस्वी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उनके शासनकाल में शांति और समृद्धि थी, लेकिन उनके शासन के अंत में हूणों का आक्रमण शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है स्कंदगुप्त के बारे में, 455 से 467 ईस्वी, जिसने हूणों के आक्रमण को सफलतापूर्वक रोका। संस्कृति और धर्म, गुप्त काल में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। विष्णु और शिव की पूजा प्रमुख हो गई। कला, साहित्य और विज्ञान का उत्कर्ष हुआ। इस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। और ये जो लाइन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ इसी काल में हुए। आगे देख लेते हैं। आगे दिया है कालिदास के बारे में। कालिदास जैसे महान कवि और नाटककार भी इसी काल में हुए। उनकी रचनाएं जैसे शकुंतला, मेघदूत और रघुवंश ये काफी प्रसिद्ध है और इंपॉर्टेंट भी है। साम्राज्य विस्तार की बात करेंगे तो समुद्रगुप्त ने लगभग पूरे उत्तर भारत को गुप्त साम्राज्य में शामिल कर लिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम भारत में शकों को पराजित किया और साम्राज्य का विस्तार किया। प्रशासन, गुप्त शासकों ने केंद्रीकृत शासन प्रणाली अपनाई थी। राज्यों को प्रांतों जैसे भुक्ति, जिलों को विषय और गांवों को ग्राम में विभाजित किया गया। स्थानीय प्रशासन में नगर पालिकाओं जिसे निगम और गांव समितियों जिसे सभाओं का महत्वपूर्ण योगदान था। अर्थव्यवस्था की बात करें, कृषि, व्यापार और उद्योग में वृद्धि हुई। सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन हुआ। व्यापारिक संबंध दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और रोमन साम्राज्य के साथ थे। पतन का कारण, गुप्त साम्राज्य का पतन स्कंदगुप्त के बाद शुरू हुआ। हूणों के आक्रमण, आर्थिक संकट और आंतरिक संघर्षों के कारण वंश का पतन हुआ। चोल वंश के बारे में जो
इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं वो देख लेते हैं। उसके बारे में जो जानकारी दी गई है, चोल वंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था जिसने अपने शासनकाल में राजनीति, कला, साहित्य और समुद्री व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चोल वंश के महत्वपूर्ण बिंदु और तथ्य निम्नलिखित है, यानी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नीचे दिए गए हैं। स्थापना की बात की जाए, चोल वंश का उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है और इसका प्रारंभिक केंद्र कावेरी डेल्टा क्षेत्र में था। उदय, चोल वंश का पुनरुत्थान 9वीं शताब्दी में विजयालय चोल द्वारा किया गया, जिन्होंने तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया था। प्रमुख शासक की बात करूं, विजयालय चोल 850 से 871 ईस्वी तक चोल वंश का पुनरुत्थान किया और तंजावुर पर कब्जा किया। परांतक प्रथम, जिनका समय 907 से 955 ईस्वी तक था, उन्होंने अपने शासनकाल में चोल साम्राज्य का विस्तार किया और कई सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। राजराजा चोल प्रथम, इनका शासनकाल 985 से 1014 ईस्वी तक था, चोल वंश के महानतम शासकों में से एक थे। राज्य का विस्तार श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण पूर्व एशिया तक किया। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जो वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट फैक्ट कहिए, मार्क करिएगा। राजेंद्र चोल प्रथम, जिनका शासनकाल 1014 से 1044 ईस्वी तक था, श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और गंगा के तट पर अपनी सेना पहुंचाई। गंगईकोंडा चोलपुरम शहर की स्थापना की। दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों में सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। कोलोतुंग चोल, जिनका शासनकाल 1070 से 1122 ईस्वी तक था, अपने शासनकाल में साम्राज्य की समृद्धि को बनाए रखना और कई निर्माण कार्य करवाए। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र चोल तृतीय थे। उनके शासनकाल का अंत 1279 ईस्वी में हुआ, जब पांड्य वंश के राजा मरवर्मन कुलशेखर पांड्य ने उन्हें पराजित किया और चोल साम्राज्य का अंत कर दिया। चालुक्य वंश की बारे में जो फैक्ट दिए हैं, प्रारंभिक चालुक्य बादामी चालुक्य के नाम से, जो 543 से 757 ईस्वी तक था। स्थापना, चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने 543 ईस्वी में की थी और राजधानी बादामी जो वातापी थी। प्रमुख शासक की बात करें, पुलकेशिन द्वितीय 610 से 642 ईस्वी सबसे प्रसिद्ध शासक था, जिन्होंने हर्षवर्धन को पराजित किया था। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राज्य का विस्तार कांचीपुरम से नर्मदा नदी तक किया। उनके शासनकाल के विवरण ऐहोल शिलालेख में मिलते हैं। संस्कृति और कला, चालुक्य काल में वास्तुकला और मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान हुआ। बादामी ऐहोल और पटक दल के मंदिर चालुक्य वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। चालुक्य शैली की विशेषता रेखांकित स्तंभ, मूर्ति कला और विस्तृत नक्काशी है। पतन 757 ईस्वी में राष्ट्रकूटों ने बादामी चालुक्य वंश का पतन किया। उसके बाद वेंगी चालुक्य, जो पूर्वी चालुक्य है, उनका कार्य यानी इनका शासन 624 से 1070 ईस्वी तक था। स्थापना की भी बात की जाए तो पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन द्वितीय के भाई कुब्ज विष्णुवर्धन ने की थी। इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा। प्रमुख शासक राजराजा नरेंद्र 1019 से 1061 ईस्वी तक इस वंश के प्रमुख शासकों में से एक थे। उन्होंने चोलों के साथ गठबंधन किया और अपनी स्थिति मजबूत की। संस्कृति और साहित्य की बात करें तो इस काल में तेलुगु साहित्य और भाषा का विकास हुआ। मंदिर निर्माण में भी योगदान रहा, विशेष रूप से द्रविड़ शैली में। पश्चिमी चालुक्य, जिन्हें कल्याणी चालुक्य कहते हैं, 973 से 1189 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। स्थापना की बात की जाए, पश्चिमी चालुक्य वंश की स्थापना तैलक द्वितीय ने 973 ईस्वी में की थी। राजधानी कल्याणी थी। प्रमुख शासक की बात की जाए, विक्रमादित्य 1076 से 1126 ईस्वी तक शासन किया। सबसे महान शासक जिनके शासनकाल को विक्रमांक काल कहा जाता है। कला, साहित्य और वास्तुकला का विकास हुआ। संस्कृति और कला, कल्याणी चालुक्य शैली की विशेषता नागर और द्राविड़ शैली का मिश्रण है। लकुंडी, दोड्डा, बसपा मंदिर, धारवाड़पा और अन्य मंदिर महत्वपूर्ण उदाहरण है। पतन का मुख्य कारण क्या है?
पतन की बात करें 1189 ईस्वी में होयसला और कलचुरी वंशों के आक्रमण के कारण पश्चिमी चालुक्य वंश का पतन हुआ। पल्लव वंश के बारे में जानकारी देखते हैं। स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 4वीं शताब्दी में हुई थी। प्रारंभिक राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव वंश का प्रारंभिक इतिहास अस्पष्ट है, लेकिन वे संभवतः आंध्र प्रदेश से उत्पन्न हुए थे। प्रमुख शासक की बात की जाए, महेंद्र वर्मन प्रथम, जिनका शासनकाल 600 से 630 ईस्वी, प्रसिद्ध पल्लव शासक जिन्होंने कांचीपुरम को सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र बनाया, जैन धर्म से शैव धर्म में परिवर्तित हुए, विचित्र चित्र के नाम से भी जाने जाते हैं और कई रचनाओं के रचयिता हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी, महेंद्र वर्मन प्रथम के पुत्र जिन्होंने मामल्ल के नाम से जाना जाता है। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया और बादामी पर कब्जा किया। महाबलीपुरम मामल्लपुरम के प्रसिद्ध शिल्प कृतियों का निर्माण कराया। नंदीवर्मन द्वितीय, जिनका शासनकाल 731 से 796 ईस्वी, कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। साहित्य और कला के संरक्षक थे। वास्तुकला की बात की जाए, पल्लव वंश की वास्तुकला में रथ यानी रथ मंदिर, मंडप, गुफा मंदिर और संरचनात्मक मंदिर शामिल हैं। महाबलीपुरम मामल्लपुरम के रथ मंदिर, शोर मंदिर और पंचरथ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर पल्लव स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। मोनोलिथिक रथ और रॉक कट मंदिर पल्लव वास्तुकला की विशेषता है। पुष्यभूति वंश के बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना की बात की जाए, पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक शासक ने की थी। इस वंश के शासक मुख्य रूप से थानेश्वर वर्तमान हरियाणा से शासन करते थे। प्रसिद्ध शासक की बात की जाए तो इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन थे, जिनका शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक था। वे अपने शौर्य और प्रबंधन कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। राजधानी की बात की जाए, वंश की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी, जिसे बाद में हर्षवर्धन ने कन्नौज, वर्तमान में उत्तर प्रदेश, स्थानांतरित कर दिया था। विस्तार की बात की जाए, हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में उत्तर भारत के अधिकांश भाग पर अपना साम्राज्य विस्तृत किया। उनके साम्राज्य में वर्तमान उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा शामिल थे। धार्मिक गतिविधियां, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और बौद्ध साहित्य एवं शिक्षा का विकास किया। वे स्वयं भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और नालंदा विश्वविद्यालय को आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। साहित्यिक योगदान के बारे में बात की जाए तो हर्षवर्धन ने एक साहित्य प्रेमी शासक थे। उन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक 3 संस्कृत नाटक लिखे और ये तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। बाणभट्ट के बारे में जानकारी, बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि और जीवनी लेखक थे। उन्होंने हर्षचरित्र और कादम्बरी नामक 2 महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाएं लिखी थी। बौद्धिक और सांस्कृतिक योगदान की बात की जाए, हर्षवर्धन ने कुंभ मेला जैसी धार्मिक सभाओं का आयोजन किया। उन्होंने कन्नौज में धार्मिक और सांस्कृतिक समागमों का आयोजन किया, जिसने विभिन्न धर्मों के विद्वानों ने भाग लिया था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद वर्धन साम्राज्य कमजोर हो गया और शीघ्र ही उसका पतन हो गया। चीन के साथ संबंध, हर्षवर्धन ने चीनी सम्राट ताइजोंग के साथ मित्रता स्थापित की। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल का विस्तृत वर्णन किया है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, वो कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पूरे यूट्यूब पे बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है किसी भी बुक को सही से पढ़ाने के लिए। क्योंकि बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जहाँ पे आपको कंटेंट तो दिया जा रहा है, पर उनकी कुछ डिमांड होती है। मेरी आपसे कोई भी डिमांड नहीं है। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे मैं पोल भी अपडेट करता हूँ। आज सुबह ही मैंने पोल को अपडेट किया है और मैं उसके लिए वीडियो रिकॉर्ड करके ही अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए। तो मेरे आपसे कोई भी डिमांड नहीं है। अगर वीडियो आप देखते तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। हर वीडियो का पीडीएफ वहां पर अपडेट कर दिया जाता है। जैसे वीडियो अपडेट होता है उसके बाद लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो अगले चैप्टर को शुरू करेंगे, विच इज चैप्टर नंबर 6, रिलेटेड टू प्राचीन भारत वास्तुकला, यानी प्राचीन भारतीय वास्तुकला से संबंधित है। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, हिंदू और जैन मंदिरों का अंतरतम पुण्य स्थल है जहां मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान रहती है, इसे गर्भगृह कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। और ये शब्द आपने हाल फिलहाल में राम मंदिर का जब इनॉग्रेशन कह सकते हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं, तो उस समय आपने इस शब्द को जरूर सुना होगा। में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नागर शैली कहलाती है उत्तर भारत की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा कि उत्तर भारत की शैली को ही नागर शैली कहा जाता है। कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं माठ में एक मंदिर में स्थापित पाई गई हैं, वह राज्य है उत्तर प्रदेश में। भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसके शासक बंगदेव द्वारा लगभग 999 सीई में कराया गया था? चंदेल राजवंश। अगला क्वेश्चन, भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है महाबोधि मंदिर। अगला है, प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है राजा नरसिंह देव प्रथम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा कहा जाता था कोणार्क के सूर्य मंदिर को, जो कि स्थित है उड़ीसा में। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले स्थित है महाराष्ट्र में। खजुराहो का भव्य मंदिर शासकों द्वारा बनवाया गया था, ये चंदेल शासकों द्वारा। ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। खजुराहो के स्मारक पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर वास्तुकला किस शैली को उजागर करते हैं? नागर शैली को, और ये इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत के राज्यों में कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद है, ये महाराष्ट्र में। बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले जो किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में? तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। मंदिर का निर्माण राजराजा चोल द्वारा करवाया गया था, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। कंदरिया महादेव मंदिर किस समूह से संबंधित है? खजुराहो मंदिर के समूह से। मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में? कंदुकगिरी पर स्थित कर्नाटक। तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? भित्ति। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने। अगला क्वेश्चन, श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सोलंकी राजवंश में। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं किस राज्य में रॉक कट गुफाएं हैं? उड़ीसा में। अगला है, श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किससे बनी है? ग्रेनाइट से। विश्व विरासत स्थान के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। सांची स्तूप। स्तूप में निर्मित छज्जे जैसे संरचना को क्या कहा जाता है? आर्मिका। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट है, किसका निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर का। हिंदू मंदिर के एक हिस्से में बड़ी संख्या में उपासकों की जगह होती है, उसे मंडप कहते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। सांची स्तूप किस शहर के पास स्थित है? भोपाल, मध्य प्रदेश। विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराज ने करवाया था? बृहदेश्वर मंदिर। सबरीमला मंदिर कहाँ स्थित है? केरल में। चित्रकला की पट्टचित्र शैली किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? ओडिशा की। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को। ऐहोल शिलालेख किन शासकों से जुड़े हुए हैं? पुलकेशिन द्वितीय।
अजंता और एलोरा की गुफाएं किस धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है? बौद्ध। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। अजंता गुफाएं जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफाएं हैं, जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण हैं, विशेष रूप से पेंटिंग में है। ये किस जगह पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं, जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन थी? 2री सदी ईसा पूर्व। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्क के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो तंजावुर में है। बृहदेश्वर मंदिर राजा द्वारा बनाया गया था, यानी राजा द्वारा बनाया गया था, राजा राज चोल प्रथम द्वारा। बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है, जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। यह सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था, चोल साम्राज्य की। बृहदेश्वर मंदिर किससे बनाया गया है? ग्रेनाइट से। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? अनंत वर्मन चोलगंग ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क के लिए। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में। सोमनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में पश्चिमी तट पर स्थित है? गुजरात। विमल शाह द्वितीय निर्मित संगमरमर का मंदिर है दिलवाड़ा का मंदिर। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? तो यह आदित्यनाथ। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है पाषाण आश्रय रॉक शेल्टर के लिए। भीमबेटका की गुफाएं कितनी पुरानी मानी जाती हैं? लगभग 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। हनमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर, 1000 स्तंभ मंदिर यानी 1000 पिलर टेम्पल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? रुद्रदेव द्वारा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है, क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितता को झेलता है और उसमें ना तो जंग लगता है और ना ही संक्षारित होता है। वह किस धातु से बनाया गया है? लौह से। मीनाक्षी मंदिर स्थित है तमिलनाडु में। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो किस राज्य में स्थित है? बिहार। महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक स्थित है, बिहार में। राजा ने गंगकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था, राजेंद्र चोला फर्स्ट ने। किसकी खुदाई राजा खारवेल द्वारा कराई गई थी? खंडगिरी गुफाओं की। साम्राज्य के दौरान चेत्राकेसवा मंदिर का निर्माण किया गया था, यह होयसल साम्राज्य के दौरान। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया था पल्लवों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, शोर मंदिर स्थित है महाबलीपुरम में। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? पल्लव के। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है उड़ीसा को। गांधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर किस शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में चौथे साम्राज्य में समृद्ध हुआ था? कुषाण शैली। श्रावण बेलगोला स्थित है कर्नाटक राज्य में। तो यहाँ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं बेस्ड ऑन दी वन लाइनर फैक्ट्स, तो इन्हें भी हम कवर कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदू और जैन मंदिरों का अंतरतम पुण्य स्थल है जहां मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान रहती है? ऑप्शन नंबर डी, गर्भगृह कहते हैं। लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य शैली नागर शैली कहलाती है उत्तर भारत की। कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं माठ में एक मंदिर में स्थापित पाई गई हैं, वह किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में।
उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। ऑप्शन नंबर ए सांची स्तूप। अगला क्वेश्चन दिया है, स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहते हैं? ऑप्शन में हर्मिका। का निर्माण पल्लव राजवंश के शासकों द्वारा कराया गया था। कांचीपुरम कैलाश मंदिर का। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी मुंबई में। ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय से। वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन सी गोलकुंडा किला। अगला है, 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। ऑप्शन ए गोलकुंडा किला। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ क्विक रिमाइंडर पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इन्हें भी हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगर योजना, ग्रेट बाथ महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो, ग्रिड योजना जो पानी की निकासी प्रणाली थी, मौर्य काल की वास्तुकला 4th to 2nd शताब्दी ईसा पूर्व, अशोक के स्तंभ, लौह स्तंभ, सांची स्तूप के स्तंभ, सांची का स्तूप, बाराबर की गुफाएं लौकिक एवं अशोक के समय की रॉक कट गुफाएं थी। शुंग काल की वास्तुकला जो 2nd से 1st शताब्दी ईसा पूर्व भारत हो, और सांची के स्तूप जो सांची स्तूप 2nd और 3rd। कोषाण काल की वास्तुकला 1st to 3rd शताब्दी ईस्वी। मथुरा और गांधार कला, बुद्ध मूर्तियां और स्तूप, तक्षशिला विश्वविद्यालय। गुप्त काल की वास्तुकला 4th to 6th शताब्दी से, सांची का मंदिर, मंदिर नंबर 17, देवगढ़ का दशावतार मंदिर और उदयगिरी की गुफाएं। वर्धन काल की वास्तुकला 6वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी, नालंदा विश्वविद्यालय, हर्षवर्धन का योगदान और कन्नौज का किला। पाल और सेन काल की वास्तुकला 8वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुर महाविहार जो पहाड़पुर स्तूप बांग्लादेश में स्थित। द्राविड़ वास्तुकला 6वीं से 18वीं शताब्दी ईस्वी, ममलापुरम के रथ मंदिर पल्लव काल से संबंधित, तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर चोल काल से, मदुरै का मीनाक्षी मंदिर। आगे चलते हैं, नागर शैली की वास्तुकला जो 5वीं से 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में, और खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए। कोणार्क का मंदिर बनवाया गया, लिंगराज का मंदिर भुवनेश्वर में। वेसर शैली की वास्तुकला 7वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक, पटक दल के मंदिर, हैलेबीड का होयसलेश्वर मंदिर। विजयनगर शैली की वास्तुकला 14वीं से 16वीं शताब्दी ईस्वी में, इसमें हम्पी का विट्ठल मंदिर और हेमकुंटा की पहाड़ियां बनाई गई हैं। इंपॉर्टेंट बिंदु यानी महत्वपूर्ण बिंदु की बात की जाए तो महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? भुवनेश्वर में। चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर में। 3 विभिन्न कालों के अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ स्थित है इलाहाबाद में, प्रयागराज में। मंदिर परिसर का आकार भव्य रथ के समान है जिसमें पत्थर और नक्काशीदार पहिए, स्तंभ और दीवारें हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर। ओडिशा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? नरसिंह देव। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम है रथ मंदिर। दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जो जैन मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अगला है, महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक संबंधित है यह बौद्ध धर्म से। कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली पिलर प्राथमिक रूप से प्रसिद्ध है उत्कृष्ट गुणवत्ता के इस्पात के कारण। सांची का बौद्ध स्मारक स्थित है मध्य प्रदेश में। नालंदा महाविहार साइट स्थित है बिहार में। पटक दल में स्थित स्मारकों का समूह कर्नाटक में। पटडकल में स्थित स्मारकों के समूह को बनवाया किसने था? चालुक्य राजाओं ने।
भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स इसकी तलहटी में स्थित है विंध्य रेंज की। भीमबेटका पाषाण आश्रय में है मध्य प्रदेश। चंद्रगिरी का किला 11वीं शताब्दी में बनाया गया एक ऐतिहासिक किला है जो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। द्रविड़ पद्धति के मंदिर के वास्तुशास्त्र का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा होता है? विमान। एलिफेंटा की गुफाएं किस शहर में स्थित है? मुंबई में। एलिफेंटा की गुफाएं किसको समर्पित है? भगवान शिव को। में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है भानुगुप्त का एरड़ शिलालेख। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन ने। दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ स्थित है? बसर। उड़ीसा में जौगढ़ में ऐतिहासिक स्थल स्थित है अशोक का शिला अभिलेख स्थल। उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं हैं उड़ीसा में। किस मंदिर के पास चारुपल्लम विलेज ऑफ इंक्लाइन स्थित है? राजराजेश्वर प्रथम। तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर भारतीय देवता को समर्पित है भगवान शिव को। निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? चोल के द्वारा। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के चौतुरगढ़ किले में स्थित प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिर का नाम है महिषासुर मर्दिनी मंदिर। विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में प्रसिद्ध स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर स्थित है नई दिल्ली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। मीनाक्षी मंदिर स्थित है तमिलनाडु में। बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। महाबलीपुरम में पंच रथों में से 4 रथ धर्मयाज, युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ, 5वें रथ का नाम है द्रौपदी रथ। माउंट आबू स्थित शहर दिलवाड़ा मंदिर पवित्र तीर्थ स्थल है जैन धर्म का। महाबलीपुरम में पंच रथों का निर्माण किसने करवाया था? राजवंश ने। पल्लव। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। अगला क्वेश्चन, खजुराहो का स्मारक समूह राजवंश से संबंधित चंदेल से। गुजरात में रानी की वाव एक मशहूर बावड़ी है। प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव, रानी की सीढ़ीदार कुआं स्थित है सरस्वती नदी पर। नागर शैली वास्तुकला से निर्मित प्रसिद्ध कामोत्तेजक कामुक मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है खजुराहो। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। अनंतपुरा झील मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो किसके बीच में बना है? केरल के। गोवर्धन मठ स्थित है पुरी में। मशहूर लिंगराज मंदिर स्थित है भुवनेश्वर में। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है महाराष्ट्र में। लौह स्तंभ स्थित है कुतुब मीनार भवन समूह में। राजरप्पा शक्तिपीठ स्थित है झारखंड में। प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को किसने विकसित किया था? कुषाण वंश ने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर 6 भी कंप्लीट हो गया है। लास्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7, जिसका संबंध प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से है और इसी के साथ हमारा प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कोडाढ्य का या की पैसाची भाषा में लिखित है बृहद कथन किसके द्वारा रचित नागानंद एक संस्कृत नाटक है जिसमें नागों को बचाने के लिए विद्याधर राजा जिमतवाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय गाथा का वर्णन है हर्षवर्धन। कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक किसमें वर्णित पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा वर्णित है? इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेगस्थनीज। भारतीय महाकाव्य महाभारत व्यासकृत के 18 पर्वों में से छठा पर्व किससे संबंधित है जिसमें व्यापक रूप से भगवत गीता का वर्णन है? इसे भीष्म पर्व कहते हैं। भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य के में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है महाभारत। राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली किसके द्वारा लिखित माना जाता है? हर्षवर्धन के द्वारा। कालिदास ने मेघदूत नामक अपने काव्य को किस भाषा में लिखा? संस्कृत। प्राचीन भारतीय महाकाव्य
को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया गया है महाभारत। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य हैं। कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र था भरत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। नाट्य शास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर आधारित किसके द्वारा लिखित है? भरत मुनि के द्वारा। किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई है? कुमार संभवम की रचना। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलई की रचना किसने की? सतनार ने। अगला क्वेश्चन, विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक है पंचतंत्र। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? विशाख दत्त ने। महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक थे महर्षि वेदव्यास। आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी थी? संस्कृत भाषा में। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। सुश्रुत संहिता संबंधित है चिकित्सा एवं शल्य से। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्नावसतम लिखा है भास ने। महाभारत का मूल नाम है जय संहिता। 10 कुमार चरित या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की थी? दांडी ने। हर्षवर्धन का लेखक है बाणभट्ट। गीत गोविंद किसने लिखा है? जयदेव ने। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, मार्क करिएगा। किताब उल हिंद यात्री एवं विद्वान की कृति है अलबरूनी की। प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के बारे में उल्लेख किया और इसे परमाणु नाम दिया कणाद ने। तमिल कवि कम्बन ने किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया? रामायण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मार्क करिएगा। मर्क्षकटिकम नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन है? शूद्रक। संगम काल के महाकाव्य शिल्पाधिकारम और माणिक मेखले भाषा में लिखे गए थे तमिल। अगला क्वेश्चन है, 5वां वेद भी कहा जाता है महाभारत को। रघुवंशम संकलित किया है कालिदास ने। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंच सिद्धांतिका बृहद संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक हैं वराह मिहिर। तिरुक्कुल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलन करता है तिरुवल्लुवर। चरक संहिता चिकित्सा की कौन सी शाखा से संबंधित है? आयुर्वेद की शाखा से। सुश्रुत को किसके रूप में जाना जाता है? भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में। राज तरंगिणी द्वारा राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है कश्मीर के राज्यों के। प्राचीन भारत में कल्हण द्वारा पुस्तक लिखी गई थी राज तरंगिणी। प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति में लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया था। अगला है, एक भारतीय गणितज्ञ थे भास्कर। गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है लीलावती। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया था जॉर्ज बुलर ने। हर्ष चरित्र राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। किसके द्वारा रचित हर्ष चरित्र हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है? बाणभट्ट। प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया जिसका नाम अमरकोश था संस्कृत भाषा का। साहित्यिक कृति रत्नावली किसकी कृति है? हर्षवर्धन की। भारत की महान साहित्यिक कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की। रास तरंगिणी के लेखक हैं कल्हण। तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इन्हें भी हम देख लेते हैं। राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली किसके द्वारा लिखित माना जाता है? ऑप्शन बी, हर्ष के द्वारा। प्राचीन भारतीय महाकाव्य को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया जाता है। ऑप्शन बी, महाभारत। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्याकरणाचार्य। इंपॉर्टेंट टर्म नोट करिएगा। कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? ऑप्शन सी, भरत। इंडिका के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज।
इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर डी मेगास्थनीज द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं सूत्र लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए तिरुक्कुरल। इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? ऑप्शन नंबर सी भास्कर। इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लीलावती। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन डी जॉर्ज बुलर ने। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? ऑप्शन सी बाणभट्ट ने। किसके द्वारा रचित हर्षचरित हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है? ऑप्शन ए बाणभट्ट। कुछ एग्जाम रिमाइंडर पॉइंट्स दिए हैं, इन्हें भी कवर कर लेते हैं। प्राचीन साहित्य और साहित्यकारों की सूची निम्नलिखित है। हेरोडोटस इतिहास का पिता कहे जाने वाले यूनानी लेखक जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका है। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के रचयिता। पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक हैं। वराह मिहिर गुप्त युगीन ज्योतिषाचार्य। बृहज्जातकम पंच सिद्धांतिका वृहत संहिता आदि ग्रंथों के रचयिता हैं। आर्यभट्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री हैं। कालिदास रघुवंश कुमार संभवम मेघदूत ऋतु संहारम मालविकाग्निमित्रम विक्रमवर्षीय अभिज्ञान शाकुंतलम आदि ग्रंथों के रचयिता हैं। कल्हड़ राजतरंगिणी के लेखक हैं। अश्वघोष बुद्ध चरित सौंदरानंद सारिपुत्र प्रकरण आदि ग्रंथों के रचयिता हैं। हर्ष प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद नाटकों के रचयिता हैं। हास स्वप्नवास वद्दतम प्रतिज्ञा योगम धारायण नाटकों के रचयिता हैं। भवभूति मालती माधव उत्तरा रामचरित और महावीर चरित के लेखक हैं। बाणभट्ट हर्षचरित और कादंबरी के रचयिता हैं। दांडी काव्यदर्श और 10 कुमार चरित्र के लेखक हैं। भारवी किरातार्जुनीयम के रचयिता हैं। माघ शिशुपाल वध के लेखक हैं। शूद्रक मृक्षकटिकम जिसे मिट्टी की गाड़ी कहा जाता है इसके रचयिता हैं। इलाचार्य शांति शतक के लेखक हैं। अमर सिंह अमर कोश के रचयिता हैं। विद्यापति मैथिली कवि कीर्ति लता के रचयिता हैं। जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। चंद बरताई पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। बाणभट्ट हर्षचरित और कादंबरी के रचयिता है। अभिनव गुप्त तंत्रालोक और अभिनव भारती के लेखक हैं। अन्नमाचार्य तेलुगु कवि अन्नमय पदावली के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ही हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है और इस वीडियो के साथ ही आपका जो प्राचीन इतिहास है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।